शराब तस्करी करने के मामले में एक्साइज विभाग दरभंगा की पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, साथ में एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। पकड़े गए इन आरोपियों के पास कई लीटर शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। बिहार में भले ही शराब बंदी हो, लेकिन शराब के कारोबार करने वाले और इनका सेवन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और एक बार फिर से दरभंगा में शराब की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह लोग तस्करी कर शराब कहीं लेके जा रहे थे, जिसकी भनक एक्साइज विभाग को गुप्त सूचना के तौर पर मिली और गुप्त सूचना के आधार पर टीम वहां पहुंच गई। पकड़े गए लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक काले रंग के बैग में लगभग 5 से 6 लीटर शराब लेकर जा रहे थे। तमाम मामले के संबंध में हमने एसआई सत्येंद्र कुमार सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रमशाला की तरफ से कुछ लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन करने के लिए यह लोग घात लगाकर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवक आता देखा गया और शक के आधार पर जब उसे चेक किया गया तो इन लोगों के पास से शराब बरामद हुई। उसके बाद से इन पर आगे की कार्रवाई चल रही है। जो टीम के द्वारा छापेमारी किया गया है, किस तरह का अभियान चलाया गया और क्या कुछ पकड़ा है इन लोग के पास? गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि रमशाला की तरफ से कुछ लोग शराब का तस्करी कर रहे हैं। इसी के सूचना का सत्यापन हेतु हम लोग वहाँ पर जा कर के घात लगा कर बैठे हुए थे। तो कुछ देर के बाद में एक बाइक आता हुआ नज़र आया, तो शक के आधार पर इसको रोक करके चेक किया गया, तो इसके बैग से चुलाई शराब बरामद हुआ। 2 अभियुक्त है, इसको गिरफ्तार करके वहाँ पर जब्ती सूची बनाकर तैयार करके वापस यहाँ थाना लेकर के। कहीं ये डिलीवरी करने के लिए शराब सप्लाई करने के लिए ये चुलाई शराब लाया था, क्या पता? पूछने से तो बोल रहा है कि हम खुद अपना इस्तेमाल के लिए लेकर जा रहे हैं, जबकि 5-6 लीटर शराब है इसके अंदर। गिरफ्तारी के दौरान पिया हुआ भी था क्या? नहीं, पिया हुआ नहीं है कोई नहीं ना। ये लोग किस थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया? एक रमशाला का रहने वाला है, दूसरा कौन सा जगह? केवटी थाना क्षेत्र का है। क्या कार्रवाई लोगों पे की जा रही है? इसके ऊपर जब्ती सूची बनाया, गिरफ्तारी किया गया है, आगे कोर्ट के लिए भेजा जाएगा, जो और सुसंगत धाराओं के साथ में इन लोग को कोर्ट को लिया कर सालित किया। एक मोटरसाइकिल बाइक भी इन लोगों के साथ से धराया, कहाँ? हाँ, बाइक भी है, बाइक के बीच में रह करके लेकर के आ रहे थे। यानी बाइक से ये लोग लेके जा रहा था? बाइक से लेकर आ रहे थे। बाइक को भी जब्त कर लिया गया? बाइक को भी जब्त किया गया है। कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया इसमें? कुल इसमें 2, एक चालक और पीछे जो बैठे थे, बीच में सामान रखा हुआ था। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एएसआई सत्येंद्र कुमार सिंह हुआ। अभी चढ़ीसू दल दरभंगा में पदस्थापित हूँ। मिथिला क्षेत्र दरभंगा की पुलिस उप महानिरीक्षक स्वप्ना गौतम की अध्यक्षता में मिथिला क्षेत्र के सभी सर्कल इंस्पेक्टर के साथ पुलिस विभाग की कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बुधवार को डीआईजी कार्यालय में। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मिथिला क्षेत्र के सभी सर्कल इंस्पेक्टर ने भाग लिया। वहीं मिथिला क्षेत्र दरभंगा की डीआईजी ने पुलिस विभाग में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सभी सर्कल इंस्पेक्टर को आगामी पर्व त्योहार को लेकर सतर्क और सजग रहने को कहा गया। कहीं से भी अगर कोई किसी भी तरह की गलत गतिविधि को अंजाम देता है तो ऐसे लोगों पर नजर रखने को कहा गया और बोला गया कि आवश्यकता पड़ी तो इन पर पुलिस कार्रवाई भी की जाए। बहुत ज्यादा है समय। आप कब से हैं? प्रतिवेदित के कंपैरिजन में सिविल कोर्ट दरभंगा परिसर में दरभंगा बार एसोसिएशन के इफ्तार कमेटी के द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया बुधवार को, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। वहीं आयोजित रोजा इफ्तार में न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर कई जाने माने अधिवक्ताओं और कर्मियों एवं हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने दावत इफ्तार में शिरकत की। ध्यान रहे कि वकीलों द्वारा हर साल रमजान के मौके पर इस प्रकार का इफ्तार का आयोजन किया जाता रहा है। आयोजित इफ्तार पार्टी में रोजेदारों ने पहुंचकर इफ्तार किया और देश व दुनिया में खुशहाली व अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी समेत सभी न्यायिक पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्रा, अधिवक्ता कौशल इमाम हाशमी, अंबर इमाम
हाशमी, पीपी नसरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद आफ्ताब, हुसैन जिलानी समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। सबसे बड़ी बात है वकालत खाने का जो रफ्तार पार्टी होता है, अफसर तो शामिल होते ही हैं, जो गैर रोजगार वकील हैं सारे मरीज वही करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। कई लड़के हैं, अनिल है, रुपेश है, सुभाष है, सारे लोग इस काम पर अंदाज देते हैं। इससे लगता है ऐसा माहौल देश में बन जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा माहौल है। इफ्तार पार्टी को लेकर कोर्ट में क्या कहेंगे? हर साल हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं। इसमें हर वर्ग के लोग शरीक होते हैं। भाईचारे का एहसास इससे पैदा होता है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारत के लोग आपस में भाई भाई बन के रहें, किसी तरह की वैमनस्यता नहीं हो और सब मिलकर के देश के उत्थान के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें और जो मजहब को मानने वाले अपने अपने मजहब पर रहें, दूसरे मजहब से नफरत नहीं करें। यही पैगाम इज्तिमाई इफ्तार को लेकर हम देते हैं। सब हम एक हैं, पूरे भारतीय हम एक हैं, हमेशा एक रहेंगे और हमको कोई तोड़ नहीं सकता। क्या कहेंगे इस पर? आज गंगा जमुना तहजीब पर जो कहना चाहिए तो उस तरह ये बार के द्वारा इफ्तार पार्टी रखी गई है, वास्तव में कहने के लिए बार का है, लेकिन हम बार और बेंच दोनों लोग मिल करके एक साथ इसको मनाते हैं और ये हम लोगों की आपसी एक ऐसा सद्व्यवहार का एक पर्व है जो कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। प्रेम भाईचारा की चीज़ है और हमको ये नहीं लगता कि हम लोग बेंच के लोग हैं और ये लोग बार के लोग हैं। हम लोग एक साथ मिल करके एक भाई की तरह हैं और हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और भाईचारे को एक तरह से ऊंचाई प्रदान करने का काम कर रहे हैं। दरभंगा बार काउंसिल का इतिहास रहा है। यहाँ करीब सैकड़ों सालों से अफ्तार पार्टी का आयोजन होता आ रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर के इस अफ्तार की पार्टी को मनाते हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। और आज आपने देखा होगा कि जिला जज से लेकर के जितने भी न्यायिक पदाधिकारी थे, हमारे वकील थे, हमारे सेक्रेटरी थे, अध्यक्ष थे, ये सभी लोगों ने इसमें शिरकत किया। और आज हम लोगों ने ख़ास तौर पर देश और मुल्क के लिए, मुल्क और देश में ख़ास तौर से आज हम लोगों ने अपने राज्य और मुल्क के लिए अमन व चैन की दुआएं मांगी। ये रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से जितनी भी चीज़ इस रमज़ान में मांगी जाती है वो करीब करीब पूरी होती है। आज हम लोगों ने अमन व चैन के लिए, देश के खुशहाली के लिए हम लोगों ने दुआएं मांगी हैं। विभिन्न मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी निरंतर जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में धरना प्रदर्शन के बाद जिस समझौते पर कर्मचारियों से सहमति बनाई थी, उस समझौते को लागू करने से अब पीछे हट रही है। आईसा नेता मयंक कुमार ने धरना स्थल पर कर्मचारियों से वार्ता के बाद कहा कि पिछले कई दिनों से वाजिब सवालों पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी अनदेखी कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी के कारण हजारों छात्र छात्राओं के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। विश्वविद्यालय को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। कर्मचारियों की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन अविलंब पूरा करे, नहीं तो आईसा आंदोलन करेगी। हम लोगों का कहना है क्या, हम लोगों के साथ जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ 21 जनवरी 2025 को सहमति बनी। उससे पहले से हम लोग मांग करके आ रहे हैं और हम लोगों के मांग के लिए हम लोग बराबर करते आए। 6 महीना से लगभग हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हमारी 11 सूत्री मांग पर सहमति बनी। हम 24 तारीख से उपस्थिति दर्ज कर असहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं किया है। हम लोगों की मांगों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक तो ऐसा हम लोग असहयोग करते रहे। कितनी मांगे हैं?
हमारा 11 सूत्री मांग पर सहमति बना है। मुख्य कौन सी मांग है उसमें सारे मांग मुख्य ही होते हैं, कोई मांग जैसे एसीपी एमसीपी जो रूटीन वर्क है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जो है तो छूटे हुए शेष कर्मचारियों का जो पदोन्नति पदभार देना था उनको पदभार नहीं दिए हैं। न्यायालय से जिनका डिग्री आ गया है उसमें पे इन चूज करते हैं, जिनको मन होता है न्यायालय से आगे आदेश करते हैं, नोटिफिकेशन जिनको नहीं करते हैं। हमारे जो कर्मचारी विश्वविद्यालय से स्थानांतरण महाविद्यालय कर दिए हैं वैसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में पदस्थापित करें और हमारा जो है 16%, 20% और आवास मरम्मत इस सब संबंधी सारे 11 सूत्री मांग है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर करे और जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर उनको भी संविदा पर बिहार सरकार के भारतीय उनको भी संविदा पर बहाली कर दे, क्योंकि बिहार सरकार ने घोषणा कर चुका है कि अब जो भी बहाली होगी संविदा पर होगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भी आउटसोर्स और जो है दैनिक मजदूर है सबको संविदा पर बहाली कर दे। हम लोग को यही मांग है। क्या लगता है कि न्यायालय की बात विश्वविद्यालय नहीं सुन रही है? नहीं, न्यायालय की बात विश्वविद्यालय देखी कर रही है, गोल पटोल की नीति अपना रही है। न्यायालय को भी ताक पर रख देते हैं यहाँ के प्रशासन, जिसके कारण न्यायालय में गरीब कर्मचारी का लाखों रुपया अपनी पेट काट करके न्यायालय में खर्चा करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। और एक बात है कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं उससे पहले उनका जो वेतनमान रहता है पीवीसी के नाम पर, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पीवीसी पर बैन लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग रिटायरमेंट कर्मचारी का वेतन कटौती करते हैं। इन मांगों के लेकर के हम लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे की सूचना नहीं निर्गत होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। नेताजी बताइए कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र छात्राओं की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। आपका माने न माने तो विश्वविद्यालय का मामला है, लेकिन जो छात्र छात्राएं परेशान हो रही है इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग रात दिन मेहनत कर करके इस विश्वविद्यालय को पूरे बिहार का अव्वल विश्वविद्यालय बनाया है। हम लोग अव्वल विश्वविद्यालय का लगातार आप चर्चा करते हैं, लेकिन स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। अधिकारियों के हमारी भी बात को मानना चाहिए। हम दिन रात खटते हैं। आप देखते हैं कि जब समय आता है तो 10 बजे रात तक हम परीक्षा का काम करते हैं, कार्यालय खोल करके काम करते हैं। नंबर 1 बनाने से क्या फायदा जब छात्र छात्राओं का काम ही नहीं हो रहा है? तो छात्र छात्राओं का काम हम रात में चक्कर कभी करते हैं, लेकिन हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी के कारण छात्र छात्रा परेशान हो रही है, कर्मचारियों के कारण नहीं। अपना परिचय दीजिए। शंकर यादव प्रवेश। जैसा कि दूसरा दिन है आज आपका, तो कोई पदाधिकारी विश्वविद्यालय के नहीं आते हैं। जिस तरह पिछले पहले गोल बटोल बात करके चले जाते थे उसी तरह अभी भी गोल बटोल बात कर करके और जब फुसलाने वाली बात कर करके चले जाते हैं। कोई सकारात्मक उनकी सोच नहीं है, सकारात्मक बात नहीं करते। तो क्या इस बार पदाधिकारी की बातों में आएंगे या नहीं आएंगे? हम लोग इस बार झांसे में नहीं फंसने वाले। झांसे क्या झांसा? हर बार तो आप लोग झांसा फंस जाते हैं। नहीं, इस बार झांसे में नहीं फंसेंगे, यहीं पर नोटिफिकेशन देंगे और इसी गाड़ी पर नोटिफिकेशन। हम लोगों का कहना है क्या, हम लोगों के साथ जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ 21 जनवरी 2025 को सहमति बनी। उससे पहले से हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हम लोगों के मांग के लिए हम लोग बराबर कहते आए। 6 महीना से लगभग हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हमारी 11 सूत्री मांग पर सहमति बनी। हम 24 तारीख से उपस्थिति दर्ज कर असहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं किया है। हम लोगों की मांगों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक तो ऐसा हम लोग असहयोग करते रहे। कितनी मांगे हैं? हमारा 11 सूत्री मांग पर सहमति बना है। मुख्य कौन सी मांग है उसमें सारे मांग मुख्य ही होते हैं, कोई मांग जैसे एसीपी एमसीपी जो रूटीन वर्क है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जो है तो छूटे हुए शेष कर्मचारियों का जो पदोन्नति पदभार देना था उनको पदभार नहीं दिए हैं। न्यायालय से जिनका डिग्री आ गया है उसमें पे इन चूज करते हैं, जिनको मन होता है न्यायालय से आगे आदेश करते हैं, नोटिफिकेशन जिनको नहीं करते हैं। हमारे जो कर्मचारी
विश्वविद्यालय से स्थानांतरण महाविद्यालय कर दिए हैं, वैसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में से विश्वविद्यालय में पदस्थापित करें और हमारा जो है सो 16%, 20% और आवास मरम्मत इस सब संबंधी सारे 11 सूत्री मांग है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर करे और जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर, उनको भी संविदा पर बिहार सरकार के भारतीय उनको भी संविदा पर बहाली कर दे, क्योंकि बिहार सरकार ने घोषणा कर चुका है कि अब जो भी बहाली होगी संविदा पर होगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भी आउटसोर्स और जो है सो दैनिक मजदूर है सबको संविदा पर बहाली कर दे। हम लोग को यही मांग है। क्या लगता है कि न्यायालय की बात विश्वविद्यालय नहीं सुन रही है? नहीं, न्यायालय की बात विश्वविद्यालय देखी कर रही है, गोल पटोल की नीति अपना रही है। न्यायालय को भी ताक पर रख देते हैं यहाँ के प्रशासन, जिसके कारण न्यायालय में गरीब कर्मचारी का लाखों रुपया अपनी पेट काट करके न्यायालय में खर्चा करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। और एक बात है कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं उससे पहले उनका जो वेतनमान रहता है पीवीसी के नाम पर, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पीवीसी पर बैन लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग रिटायरमेंट कर्मचारी का वेतन कटौती करते हैं। इन मांगों के लेकर के हम लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे की सूचना नहीं निर्गत होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। नेताजी बताइए कि महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र छात्राओं की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं। आपका माने न माने तो विश्वविद्यालय का मामला है, लेकिन जो छात्र छात्राएं परेशान हो रही है इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग रात दिन मेहनत कर करके इस विश्वविद्यालय को पूरे बिहार का अव्वल विश्वविद्यालय बनाया है। हम लोग अव्वल विश्वविद्यालय का लगातार आप चर्चा करते हैं, लेकिन स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। अधिकारियों के हमारी भी बात को मानना चाहिए। हम दिन रात खटते हैं। आप देखते हैं कि जब समय आता है तो 10 बजे रात तक हम परीक्षा का काम करते हैं, कार्यालय खोल करके काम करते हैं। नंबर 1 बनाने से क्या फायदा जब छात्र छात्राओं का काम ही नहीं हो रहा है? तो छात्र छात्राओं का काम हम रात में चक्कर कभी करते हैं, लेकिन हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी के कारण छात्र छात्रा परेशान हो रही है, कर्मचारियों के कारण नहीं। अपना परिचय दीजिए। शंकर यादव प्रदेश जैसा कि दूसरा दिन है आज आपका, तो कोई पदाधिकारी विश्वविद्यालय के नहीं आते हैं। जिस तरह पिछले पहले गोल बटोल बात करके चले जाते थे, उसी तरह अभी भी गोल बटोल बात कर करके और जब फुसलाने वाली बात कर करके चले जाते हैं। कोई सकारात्मक उनकी सोच नहीं है, सकारात्मक बात नहीं करते। तो क्या इस बार पदाधिकारी की बातों में आएंगे या नहीं? हम लोग इस बार झांसे में नहीं फंसने वाले। झांसे क्या झांसा? हर बार तो आप लोग झांसा फंस जाते हैं। नहीं, इस बार झांसे में नहीं फंसेंगे, यहीं पर नोटिफिकेशन देंगे और इसी गाड़ी पर नोटिफिकेशन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, फिक्सेशन जब करते हैं उसके लिए कमेटी होती है, वो कमेटी लोगों का वेतन निर्धारित करते हैं, तो उसके अनुरूप हमको ये पैसा देते हैं। जब कर्मचारी सेवा अवकाश ग्रहण करते हैं तो उस बीच में अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका एक अलग तरह से फिक्सेशन पीवीसी से करवा के ले आते हैं और उसके आधार पर उसका जो भी बकाया होता है उस पैसे को ये काट लेते हैं और उसी आधार पर कम आधार फिक्सेशन इन्होंने कम किया है, उसी आधार पर इनका पेंशन भी फिक्स करते हैं। आप बताइए कि काम कर रहे हैं तो हम कुछ ले रहे हैं, सेब का अवकाश किए हैं तो कुछ ले रहे हैं और जब हम कोर्ट जाते हैं इसके लिए, वहाँ से जब जजमेंट आता है तो उसको भी ये नहीं मानते। राज्य सरकार का पत्र है कि पीवीसी जो अभी कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए उसको स्थगित किया जाए। फिर भी पीवीसी के आधार पर इन लोगों का भुगतान करते हैं और उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। बीच से जो आदमी भुगतान के लिए परेशान हो रहा है उसका अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। सेब का अवकाश ग्रहण कर आपका कहने का मतलब है कि न्यायालय का आदेश भी विश्वविद्यालय नहीं मान रहा है, आदेश को भी नहीं मानते हैं और उसके लिए हम बार बार न्यायालय जा रहे हैं, कर्ज लेके न्यायालय जा रहे हैं। ये लोग एसी में बैठ के उसका टीए लेते हैं। अच्छा, अपना परिचय दीजिए जी। अपना परिचय दीजिए जी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, परिषद अध्यक्ष ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा। दरभंगा के लेडेसरा स्थित इस्माइलगंज मस्जिद में चल रही तरावी समाप्त हो गई है। वहीं तरावी समाप्ति के मौके पर मस्जिद के इमाम और दूसरे मौलाना ने अपने तकरीर में कहा कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोगों को रमजानुल मुबारक का महीना मिला है और रमजानुल मुबारक महीने का रोज़ा अल्लाह ताला ने सभी मुसलमानों पर फर्ज किया है
और साथ ही साथ रोजा के साथ नमाज भी सभी मुसलमानों पर फर्ज किया गया है। इसलिए सभी मुसलमान को चाहिए कि 5 वक्त की नमाज अदा करे। और ये बात याद रखें कि जहाँ भी इसमें कुरान किया जाता है तो वहाँ पर पूरी फरमाता है और दूर दूर से खत्म कुरान में शिरकत करने के लिए गाया गया है। खत्म कुरान में शरीक होने के लिए काफी दूर दूर का सफर किया करते हैं। तो आप सभी हजरात बहुत ज्यादा खुश किस्मत हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में शामिल हुए और शरीक में अभी आप एक खास बात यहाँ पर आपको कहना चाहूँ और वो ये है कि कुरान पाक के पढ़ने में भी उतना ही सवाब है जितना कि कुरान पाक के सुनने में सवाब है। हाफिज साहब ने पढ़ा और आप आपने सुना कितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला किनको अता किया और खुशकिस्मती की बात है। पढ़ने का मुकम्मल तौर पर तजवीज़ के साथ पढ़ करके आप को सुनाया बहुत बड़ी बात है। और आज से आप अगर तरावी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाफिज साहब जो कुरान पढ़ते हैं कुछ पता नहीं चलता है वो क्या पढ़ते हैं, लेकिन अपने ऐसे ही जो बकिया रमजान है तरावी को मुकम्मल और अदा करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कुरान पाक को मुकम्मल किया लेकिन तरावी मुकम्मल 20वीं की शब है। तो हमारे जो हज़रात मुकम्मल आते हैं कोशिश ये करें कि वो भी आए क्योंकि आखिरी जो है सबसे हम लोग के लिए खुशनसीबी भी है कि ये शब कद्र की जो है रात चली है, आज 23वीं की शब है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें आखिरी के 10 दिनों में तलाश करो। 21 की शब गुजरी, आज 23 की शब है, फिर 25वीं की आएगी, 27वीं 29वीं तो उसमें यहाँ पर शब्दारी करें और इस जो वक्त रमजान है उसको मुकम्मल आप पाबंदी के साथ गुजारा की हकीकत है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप तमाम के से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने तमाम जुमला अरकान हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे नासिर भाई साबिर खान और जो भी हमारे दीगर हजरात हैं, हमारे अकीदतमंद है, सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप हजरात ऐसी शौक और ज़ौक़ के साथ इस मस्जिद को आबाद रखेंगे, चाहे हम रहें या न रहें, कोई भी रहे, कुरान से अकीदत रखें, उनसे मोहब्बत रखें और अपने लिए, अपने घरबार के लिए रब की बारगाह में इस माह मुबारक के वसीले से दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब तबारक व तआला हमें दुनिया में भी खुशहाल रखेगा और आखिरत में भी खुशहाल रखेगा। बात दावा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।